Welcome to all of you in this class. This is the lecture 2 of topic metal cutting. लास्ट क्लास में हम लोगों ने फैक्टर्स जो कि मेटल कटिंग एनालिसिस को अफेक्टेड करते हैं उनके बारे में बात की थी. द फर्स्ट वन फैक्टर इज दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ वर्कपीस मटेरियल. प्रॉपर्टी ऑफ वर्कपीस मटेरियल के ऊपर हमारा मेटल कटिंग एनालिसिस बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है. अगर हमारे पास में वर्कपीस मटेरियल बहुत ज़्यादा हार्ड है तो उस कंडीशन में जो मेटल कटिंग के दौरान जो फोर्सेस वहाँ पर प्रोड्यूस होंगे, कटिंग फोर्सेस जो प्रोड्यूस होंगे वो उनकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा हाई होगी. इसी तरीके से अगर हमारे पास में वर्कपीस मटेरियल बहुत ज़्यादा डक्टाइल है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो उस कंडीशन में जो हमारे फोर्सेस वहाँ पर ऑफर हो रहे होंगे ड्यूरिंग कटिंग ऑपरेशन उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा लो होगी. और अगर वो वैल्यू लो है तो ऑब्वियस सी बात है दैट इज फैमिलियर, दैट इज फेवरेबल कंडीशन फॉर मेटल कटिंग टूल. इसके अलावा जो हमारे पास में प्रोसेस था, जो हमारे पास में फैक्टर था जो कि अफेक्ट कर रहा था मेटल कटिंग एनालिसिस को, वो फैक्टर हमारे पास में था टूल ज्योमेट्री, जिसको मैंने लास्ट क्लास में ज़्यादा डिस्कस नहीं किया. तो आज की क्लास में हम लोग टूल ज्योमेट्री की बात करेंगे. लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ कटिंग टूल. फर्स्ट वन दैट इज सिंगल पॉइंट कटिंग टूल एंड द सेकंड वन दैट इज मल्टी पॉइंट कटिंग टूल. Whenever we define single point cutting tool, the tool which can remove material with a single edge of uh, any cutting surface. Okay, तो कोई भी ऐसा कटिंग टूल जो कि अपनी सिंगल एज से मटेरियल को रिमूव कर रहा है, that is called as single point cutting tool. So on behalf of that, if we want to define tool geometry of a single point cutting tool, then we have to understand some basic and very important concept regarding with this issue. Okay, वो कौन कौन से इश्यूज हैं, वो कौन कौन से टूल ज्योमेट्री के फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी सिंगल पॉइंट टूल को डिफाइन करने के लिए नेसेसरी होते हैं, उनके बारे में आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे. ठीक है, तो देखिए मैंने इसको जो है टूल ज्योमेट्री के बारे में जो डिफरेंट एंगल्स थे उनका मैंने एक व्यू बनाया हुआ है, उसको हम लोग वन बाय वन करेंगे. आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में ग्राफिक्स में ऑलरेडी पढ़ रखा है कि किसी भी ज्योमेट्री को अगर हम लोग डिफाइन करना चाहते हैं तो वहां पर हमारे पास में 3 व्यू होने चाहिए. कौन कौन से व्यू होने चाहिए? फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू. ठीक है, उसी तरीके से मैं एक कटिंग टूल के तीनों व्यू आपको यहाँ पे मैंने ड्रॉ किए हुए हैं और उन व्यू के थ्रू आपको मैं टूल ज्योमेट्री को समझाने की कोशिश करूंगा. आने वाली क्लास में मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं आपको एक प्रैक्टिकली वर्कशॉप से एक टूल लेके आऊंगा और वो टूल आपको दिखा के इन्हीं सारी ज्योमेट्रीज के बारे में जो है क्लियर व्यू बताऊंगा. फिलहाल अभी इस क्लास में मैं आपको किसी भी कटिंग टूल के जो 3 व्यू होते हैं, फ्रंट व्यू होते हैं, साइड व्यू होता है और टॉप व्यू होता है, उसके अकॉर्डिंग टूल को कैसे डिफाइन किया गया, उसकी ज्योमेट्रीज को कैसे डिफाइन किया गया है, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ. ठीक है, तो इसमें देखिए यहां पर एक जो हमारे पास में व्यू है, मैंने ये बनाया हुआ इसको ड्रॉ किया है, दैट इज टॉप व्यू ऑफ कटिंग टूल. ओके, तो दिस इज द टॉप व्यू ऑफ कटिंग टूल. इसमें देखिए जब हम टॉप से किसी टूल को देखेंगे, जैसे हमारे पास में टूल है, मैं नेक्स्ट क्लास में लेके भी आऊंगा, टॉप से अगर आप उसको देखोगे तो आपको कुछ इस तरह का व्यू दिखेगा कटिंग टूल का. ठीक है, तो उस टॉप पोर्शन से देखने पर जो आपको ये दिख रहा है, ये इस तरह का कुछ कर्वेचर टाइप में दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड एज नोज रेडियस. ये नोज रेडियस क्या होती है कटिंग टूल की, ये किस तरीके से मेटल कटिंग प्रोसेस को अफेक्टेड करती है, इसको अभी हम लोग आगे देखेंगे. अभी बस आप अपने मोटे तौर पर समझ लीजिए टूल को डिफाइन करने के लिए एक पैरामीटर की जरूरत होती है, वो क्या होता है? नोज रेडियस. और भी पैरामीटर की जरूरत होती है, और भी एंगल्स होते हैं जो कि टूल को ज्योमेट्री को डिफाइन कर रहे हैं. उसमें से एक जो टर्म है वो हमारे पास में क्या है? टूल की नोज रेडियस. ठीक है, तो वो नोज रेडियस आपको टॉप व्यू में जब आप देखेंगे किसी भी कटिंग टूल को, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को, तो आपको साफ ये दिखेगी. ठीक है, ये देखिए ये कुछ इस तरीके से एक कर्वेचर है यहाँ पर, है ना. ये जो कर्वेचर आपको जो दिखाई दे रहा है, ये हमारे पास में क्या है? ये जो हमारे पास में आ रहा है, ये टर्म हमारे पास में आ रहा है नोज. ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है
ये हमारे पास मतलब क्या हो गया, ये नोज रेडियस, इसको मैंने यहाँ पर स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया। अगर आपको साफ क्लियर ना हो रहा हो तो मैं आपको ये बता दूं, ये जो आपकी कर्वेचर यहाँ से ये इस तरीके से दिख रहा है, इसको मैंने स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया है। स्मॉल आर क्या है, दैट इज नोज रेडियस ऑफ टूल। ठीक है, स्मॉल आर क्या है यहाँ पर, नोज रेडियस ऑफ टूल। ठीक, इसके अलावा देखिए यहाँ पर दो एजेस हैं, एक ये एक एज है और एक ये एज दिख रही है आपको। ठीक है, एक ये वाली एज दिख रही है, ये इस तरीके से, और एक ये वाली एज दिख रही है। ठीक, अब ये दो एजेस क्या है, और ये जो कुछ एंगल भी इससे बने हुए हैं, ये देखिए ये इस तरह का ये एंगल बना हुआ है और एक ये वाला एंगल बना हुआ है। तो एक चीज ध्यान रखिए, एक्चुअली ये जो मैंने ये सारे एंगल्स आपको दिख रहे हैं किस तरीके से एंगल दिए हैं, ये सारे एंगल थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग दिए हैं। ठीक है, थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस का मतलब हर एक पॉइंट पे आपने एक एक्सिस एक्स ले लिया, एक वाई ले लिया और एक जेड ले लिया। ठीक है, अब अगर आप तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस ले रहे हैं तो उस कंडीशन में आपके प्लेन्स भी तीन बनेंगे। ठीक है, एक एक्स वाई, एक वाई जेड, एक जेड एक्स प्लेन बनेगा। तो उसी तरीके से ये एंगल दिए हुए हैं। अब देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा ये चीजें आपको विजुलाइज करनी पड़ेंगी। मेटल कटिंग का है, इसमें सारे एंगल्स हैं, तो थोड़ा सा आपको मेरे साथ में कोशिश करनी पड़ेगी। यहाँ पर देखिए क्या है, ये था बेसिकली टूल, ये टूल। ठीक, ये तो हमने बीच का पोर्शन जो ये कर्व बना हुआ है हमारे पास में, ये हल्का सा कर्व है, ये इस तरीके का कर्व है, ऐसे बना हुआ है, इसको हमने क्या कह दिया है, नोज रेडियस। ठीक है, जो ये रेडियस के टर्म में आ रहा है। इसके अलावा ये जो दो एजेस हैं, अब ये दो एजेस को अगर हम देखना चाहते हैं कितना एंगल ड्रॉ कर रहे हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, तो देखिए ये प्लेन है, तो इस प्लेन पे कौन कौन सी एक्सिस हो गई, एक तो ये वर्टिकल हो गई और दूसरी ये कौन सी हो गई, हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गई। ठीक है, इस प्लेन पर दो हमारे पास एक्सिस हो गई, एक ये वाली वर्टिकल हो गई और एक ये हमारे पास क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल हो गई टॉप व्यू में। तो जो ये एंगल वर्टिकल के साथ में ये वाली एज बना रही होगी, वर्टिकल एक्सिस के साथ में ये वाली जो एक्सिस एंगल, ये वाली एज जो हमारी ड्रॉ कर रही होगी, दैट इज कॉल्ड एज सीई। दैट इज कॉल्ड एज, ये एंगल क्या कहला रहा है हमारे पास में, सी सफिक्स ई। अब आप कहोगे सर ये सी सफिक्स ई क्या है। ठीक है, तो सी सफिक्स ई क्या है, इसको आप नोट कर लीजिए। ये जो सी सफिक्स ई है, ये एंगल क्या है, एंड कटिंग एज एंगल। ठीक है, ये एंगल कौन सा है, एंड कटिंग एज एंगल। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सी सफिक्स सी दैट इज कॉल्ड एज एंड कटिंग एज एंगल। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखिए, ये वाली जो आपकी जो एक्सिस है, यही हमारे पास क्या होगा, मेजर कटिंग एज। जो सीई एंगल जो ये ड्रॉ कर रहा है, यही हमारे पास क्या होगा, मेजर कटिंग एज होगा। यानी यहां से ज्यादा से ज्यादा जो आपका मटेरियल रिमूव होगा, इसको जब मैं थ्री डायमेंशन में आपको समझाऊंगा तो आपको और भी ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। अभी आपको जितना समझ में आ रहा है आप उस चीज को ग्रैब करते जाइए। ठीक है, तो जो ये हमारे पास में है मेजर कटिंग एज एंगल, ये मेजर कटिंग एज कहलाएगी, कौन सी होगी, जिसमें ये एंगल बन रहा है कौन सा, सी सफिक्स सी। और सी सफिक्स सी क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड एज एंड कटिंग एज एंगल, एंड कटिंग एज एंगल। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब इसके अलावा देखिए हमने दो टर्म समझ लिए, टूल को हमने टॉप से देखा, टॉप से हमारे पास में हमें क्या क्या दिखा, कुछ इस तरह का व्यू दिखा, और इस तरह के व्यू में हमारे पास में ये कौन सा हो गया, जो ये हमें कुछ हल्का सा कर्वेचर टाइप का मिला, दैट इज कॉल्ड एज नोज रेडियस। और यहाँ पे दो एंगल हमें दिख रहे हैं, एक हमारे पास सी सफिक्स सी है और एक सी सफिक्स एक्स है। हमने दो ही एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ की है, क्योंकि हमें ये पता है कि जितने भी एंगल्स हम ये ड्रॉ कर रहे हैं, ये जो एंगल्स हैं, ये एंगल्स हमारे क्या हैं, थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस पे हैं। थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस में है, तो अगर आप किसी एक प्लेन पे आप देख रहे हो तो दो ही एक्सिस ड्रॉ कर पाओगे, एक इधर देखिए हॉरिजॉन्टल है, एक हमारे पास वर्टिकल है टॉप व्यू में। तो जो वर्टिकल के साथ में ये वाला एंगल बना रहा है, ये वाला एज, वो कौन सा है, सी सफिक्स सी एंगल है, जिसे हम लोग एंड कटिंग एज एंगल कह रहे हैं। ठीक, उसके बाद जो ये दूसरा वाला एंगल आपको दिख रहा है, ठीक है, वो ये टूल है, एज है। ठीक है, इस टूल एज के साथ में अगर ये एक्सिस हम ड्रॉ कर दें, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो जो हमारे पास में ये एंगल आ रहा है, ये एंगल कहलाता है सी सफिक्स एस। सी सफिक्स एस, सी सफिक्स एस एंगल क्या है हमारे पास में, साइड कटिंग एज एंगल। कौन सा एंगल है हमारे पास में, साइड कटिंग एज एंगल। ठीक है, सी सफिक्स एक्स जो हमारे पास में है, दैट इज कॉल्ड एज साइड कटिंग एज एंगल। और ये जो ये वाली एज जो कहलाती है, वो कौन सी कहलाती है, माइनर कटिंग एज कहलाती है। ये वाली एज कौन सी कहलाती है हमारी, माइनर कटिंग एज कहलाती है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा,
बेसिकली सारा मटेरियल रिमूवल का जो खेल हो रहा है वो हमारा इस मेजर कटिंग एज के अलाउंग ही होता है अधिकतर। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ये मेजर कटिंग एज के रिस्पेक्ट में सारे एंगल्स का डिस्ट्रीब्यूशन। हालांकि अभी इस सिस्टम में हम हर एक व्यू में थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन लेके उन एंगल्स को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम आगे चलकर मेजर कटिंग एज के रिस्पेक्ट में भी सारे एंगल्स को डिफाइन करेंगे, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो अभी आपको ये समझ में आ गया टूल का अगर हमने टॉप व्यू लिया तो उसमें नोज रेडियस क्या होगी, आर हो गई, और दो एंगल हो गए। एक हो गया हमारे पास मेजर कटिंग एज के अलाउंग एंगल जो कि हमारा सी सफिक्स सी कहलाएगा एंड कटिंग एज एंगल, और दूसरा क्या होगा माइनर कटिंग एज के अलाउंग एंगल, इस वाले एज के अलाउंग एंगल दैट इज कॉल्ड एज सी सफिक्स एस, इसको कि हम लोग बोलते हैं साइड कटिंग। ठीक है, तो टॉप व्यू में हमारे पास में ये तीन चीजें होंगी टूल की। ठीक, इसके बाद हम लोग कहां आते हैं, टूल के फ्रंट व्यू में आते हैं। अब टूल के अगर फ्रंट व्यू में मतलब कि अगर ये टूल हमारे पास है उसको सामने से अगर हम लोग देखते हैं तो हमको कुछ इस तरह का फिगर दिखता है। ये देखिए ये है, ये टूल की एज है, ये इस तरीके से आपको दिखती है और ये टूल दिखता है, इतना केवल टूल है। ठीक है, ये मैं इसको सेलेक्ट, ये अब देखिए यहां पर भी आपको दो एक्सिस मिल जाएंगे, एक हमने देखिए ये एक्सिस ड्रॉ कर दिया और एक ये वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ कर दिया। तो आप देखिए यहाँ पर दो एजेस हमें दिख रही है टूल की, यहाँ पर भी जैसे ऊपर थी ये दो एजेस दिख रही थी, वैसे इस फ्रंट से अगर हम देखेंगे तो हमें ये दो एजेस दिखेंगी। तो ये दो एजेस रिस्पेक्टिव परपेंडिकुलर एक्सिस के साथ में कौन सा एंगल बना रही है, देखिए ये ऊपर वाली जो एज एंगल बना रही है इस वाली एक्सिस के साथ में उसको लिखा हुआ है अल्फा एस। ये जो एंगल लिखा हुआ है ये एंगल क्या है, दैट इज अल्फा एस। और ये वाला एंगल जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये वाला एंगल देखिए ये हमारे पास में एज है, ठीक है, और ये हमारे पास में परपेंडिकुलर एक्सिस है। ठीक है, इसके साथ में ये जो एंगल आपको दिख रहा है, ये जो एंगल बन रहा है ये वाला, ये एंगल जो कहला रहा है क्या कहला रहा है, थीटा एस। ये एंगल क्या कहला रहा है, थीटा सफिक्स एस। तो अल्फा एस क्या है और थीटा एस क्या है। फ्रंट व्यू में हम देख रहे हैं तो हमें दो एंगल दिख रहे हैं, एक अल्फा एस दिख रहा है और एक थीटा एस दिख रहा है। तो अल्फा एस और थीटा एस क्या है, ये ध्यान रखिए, अल्फा एस जो है वो हमारे पास में है साइड रैक एंगल। ठीक है, अल्फा एस को हम लोग क्या बोलते हैं, साइड रैक एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइड रैक एंगल बोलते हैं। और थीटा एस को हम लोग क्या बोलेंगे, थीटा एस हमारे पास में क्या है, साइड रिलीफ एंगल। थीटा एस हमारे पास में क्या है, साइड रिलीफ एंगल है। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये हम याद कैसे रखेंगे ये सारी चीजें, तो हमेशा ये ध्यान रखिए सी एंगल जो थे, ये जैसे यहाँ पर ये आप लोग फिर से टॉप व्यू में आए तो सी जो है, ये सी जो एंगल कहलाता है ये एक्चुअली कटिंग एज के अलाउंग होते हैं। अब अगर सी के साथ में लास्ट में आपने सफिक्स ई लगा दिया तो सी तो हमें पता है क्या है, वो कटिंग एज है, सी फॉर कटिंग एज। तो सी के साथ में अगर लास्ट में सफिक्स में आपका ई लगा हुआ है तो डेट इज कॉल्ड एज एंड कटिंग एज एंगल, और सी के साथ में अगर एस लगा हुआ है तो डेट इज साइड कटिंग एज एंगल। उसी तरीके से अल्फा जो होता है, ये अल्फा टर्म रैक एंगल को रिप्रेजेंट करता है। अल्फा टर्म जो होता है ये क्या करता है, रैक एंगल को रिप्रेजेंट करता है। अब अल्फा के साथ में आप सफिक्स अगर लगाओगे तो वो डिपेंड करता है कि वो कौन सा एंगल है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा था फ्रंट व्यू में अल्फा एस, तो अल्फा एस, एस का मतलब क्या हुआ, साइड। जैसे कि यहाँ पर भी था सी सफिक्स एस, तो यहाँ पे क्या था, एस का मतलब साइड एंड कटिंग एज एंगल था। वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, साइड रैक एंगल। तो अल्फा एस क्या हो गया हमारे पास में, साइड रैक एंगल। ठीक, इसी तरह से थीटा, जो थीटा एंगल है, जो थीटा है वो रिप्रेजेंट करता है रिलीफ एंगल, वो रिप्रेजेंट करता है रिलीफ एंगल को। ठीक है, तो रिलीफ एंगल के रिस्पेक्ट में अगर आप बात कर रहे हो, थीटा के साथ सफिक्स एस लग गया तो इसका मतलब ये कौन सा हो गया, साइड रिलीफ एंगल हो गया। ठीक, तो हम लोगों ने अभी टॉप व्यू की बात कर ली, हम लोगों ने अभी फ्रंट व्यू की बात कर ली। टॉप व्यू में हमें तीन टर्म मिले थे, कौन कौन से मिले थे, नोज रेडियस मिला था, एंड कटिंग एज एंगल मिला था और साइड कटिंग एज एंगल मिला था। इसी तरह से हमने फ्रंट व्यू में बात किया, फ्रंट व्यू में हमें कौन कौन से एंगल मिले, दो एंगल मिले, एक अल्फा एस मिला और एक हमें कौन सा मिला, थीटा एस मिला। अल्फा एस दैट इज साइड रैक एंगल और थीटा एस क्या हो गया, साइड क्लियरेंस एंगल हो गया। यहां तक क्लियर। ठीक, अब इसके बाद तीसरा चीज जब आप डिफाइन करते हैं किसी चीज को तो हमें क्या जरूरत पड़ती है, साइड व्यू की पड़ती है जरूरत। ठीक है, टॉप व्यू हमने देख लिया, फ्रंट व्यू देख लिया और साइड व्यू देख लिया।
साइड व्यू में आप देखोगे तो आपको टूल कुछ ऐसा दिखेगा, ये कुछ इस तरीके की टूल की आपको ज्योमेट्री दिखेगी। अब यहाँ पर भी आप दो एक्सेस को बना सकते हो, ठीक है। वो कौन कौन से दो एक्सेस होंगे, एक तो ये इस तरीके से आपने ड्रॉ कर दिया ये, और एक ये इधर वर्टिकल डायरेक्शन में ड्रॉ कर दिया, ठीक। तो यहाँ पर आप देखोगे एक ये वाली एज एंगल बनाएगी और ये वाली एज एंगल बनाएगी। ये वाली एज जो एंगल बना रही है वो कौन सा है, ये एंगल जो है आपके पास में वो क्या है, अल्फा सफिक्स बी। ये वाला एंगल क्या है आपके पास में, ये वाला अल्फा सफिक्स बी। अब देखिए अल्फा आपको पता है, अल्फा क्या था, रेक्टेंगल, लेकिन अल्फा के साथ में सफिक्स क्या लगा हुआ है, बी लगा हुआ है, तो इस वजह से इसे क्या बोलेंगे, बैक रैक एंगल। इसे क्या बोलेंगे, बैक रैक एंगल बोलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे ये देखिए ये एंगल क्या है, थीटा सफिक्स ई। थीटा सफिक्स ई लिखा हुआ है, तो थीटा तो आपको पता है क्लीयरेंस एंगल होता है या रिलीफ एंगल होता है। इसके साथ में अगर सफिक्स ई लगा हुआ है तो ई का मतलब क्या हो गया, दैट इज एंड रिलीफ, ठीक है। तो थीटा सफिक्स ई का मतलब क्या हो गया, एंड रिलीफ एंगल। साइड रिलीफ एंगल हम लोग का कहां आया था, फ्रंट व्यू में आया था, और साइड व्यू में हमारे पास में क्या हो गया, एंड रिलीफ एंगल आ गया, ठीक। तो ये चीज मेरी समझ से आप लोग को सबको जो है क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब आप जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर एक टूल को डिफाइन करने के लिए हम लोग कितने एंगल्स को ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। एंड कटिंग एज एंगल 1 होगा, साइड कटिंग एज एंगल 2, साइड रैक एंगल 3, साइड रिलीफ एंगल 4, बैक रैक एंगल 5 एंड रिलीफ एंगल 6, और एक टर्म ये कौन सा था, नोज रेडियस। यानी 7 टाइप की चीजें हमको जरूरत है अगर हम टूल ज्योमेट्री को डिफाइन करें, ठीक है। तो अगर आप इसको किसी भी टूल के ये 7 चीजें मेंशन है तो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, हमको ड्राफ्टिंग में समझ में आ जाएगा कि टूल के ज्योमेट्री कैसी होगी, टूल के वो डिफरेंट एंगल्स कैसे होंगे। तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे, अल्फा बी, अल्फा एस, थीटा ई, थीटा एस, सी ई, सी एस आर, यानी एक तरह का कोड होगा। ये जो कोड होगा ये उस टूल की ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो कोड होगा ये उस टूल की ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करेगा। तो उसका एक स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है जिसमें सबसे पहले बैक रैक एंगल होगा, फिर उसके बाद साइड रैक एंगल होगा, फिर एंड कन्वर्जेंस एंगल या एंड रिलीफ एंगल, फिर थीटा एस साइड रिलीफ एंगल या साइड कन्वर्जेंस एंगल। ध्यान रखिएगा रिलीफ एंगल को ही कन्वर्जेंस एंगल भी बोलते हैं। फिर क्या हो गया, सीई आएगा यानी एंड कटिंग एज एंगल, सी एस साइड कटिंग एज एंगल, और लास्ट में क्या आएगी, नोज रेडियस एंगल, ठीक है। तो जैसे कि अगर किसी का लिखा हुआ है ये 6, 5, 8, 11, 15, 55 और लास्ट में 0.2, ठीक है। तो ये सारे जो है पहले नंबर पे आएगा वो कौन सा होगा, बैक रैक एंगल टूल का दिया होगा। सेकंड नंबर पे जो चीज आएगी वो हमारी कौन सी होगी, दैट इज साइड रैक एंगल होगा। थर्ड नंबर पर जो चीज आ रही है वो क्या होगी, एंड कन्वर्जेंस एंगल होगा। फोर्थ नंबर पर साइड कन्वर्जेंस एंगल, फिफ्थ नंबर पर एंड कटिंग एज एंगल, और ये 6 नंबर पर साइड कटिंग एज एंगल, और लास्ट में ये 0.2 क्या होगा, नोज रेडियस। 0.2 क्या, 0.2 mm, ठीक है, 0.2 mm दैट इज क्या है, नोज रेडियस ऑफ टूल। और ये सारी चीज में क्या होंगे, डिग्री में होंगे, ठीक है, ये सारे एंगल्स हो गए, ठीक। तो ये किसी भी टूल की ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करने का तरीका। बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक। अभी मैं बताऊंगा कि ये एंगल एक्चुअली कुछ ना कुछ इन सब एंगल्स का रोल है। जब आप मेटल कटिंग एनालिसिस करोगे तो इन सारे एंगल्स का कुछ ना कुछ रोल है। ऐसा नहीं कि बाय डिफॉल्ट कुछ भी कोई भी वैल्यू इन एंगल को प्रोवाइड कर दे, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर हमारे पास में ब्रिटल मटेरियल है, ठीक है, तो रैक एंगल की वैल्यू कुछ और होगी। अगर हमारे पास में डक्टाइल मटेरियल है तो उसकी मशीनिंग में आपको बैक रैक एंगल की वैल्यू दूसरी लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे जो एंगल्स हैं वो डिपेंड करते हैं कि आप किस टाइप के वर्कपीस के ऊपर आप मेटल कटिंग ऑपरेशन कर रहे हो, उस वर्कपीस की क्या प्रॉपर्टी है, उसके लिए आप टूल जो ले रहे हो उसके लिए क्या प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट है, टूल का मटेरियल क्या है, ये सारी चीजें इन एंगल्स के ऊपर इफेक्ट डालती हैं।
इनके ऊपर फिर और डालते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे पास में यहाँ पर आ गई। अब आप कहोगे सर ये तो ठीक है, आपने कह दिया कि ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, पर ये स्टैंडर्ड नोटेशन कहलाता क्या है? तो आप लोग ये ध्यान रखिए, जो ये मैंने ये सीक्वेंस दिया हुआ है, अल्फा बी देन अल्फा एस देन थीटा ई देन थीटा एस देन सी ई देन सी एस देन लास्ट में आर, दैट इज टूल रेडियस। ठीक है, नोज रेडियस टूल की। ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम हमारा कहलाता है ASA सिस्टम। एक सिस्टम क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड एज ASA सिस्टम, दैट मींस अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन सिस्टम। ठीक है, ASA सिस्टम का मतलब क्या हुआ? अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन सिस्टम। ठीक है, इंडस्ट्री में मोर देन 90% केसेस में इसी सिस्टम को फॉलो किया जाता है, यानी ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर सिस्टम है। ठीक है, आप अगर किसी टूल को खरीदना चाहते हो तो वो आपसे कहेगा भाई आप टूल डेजिग्नेशन बताइए, टूल का एंगल्स बताइए। तो टूल डेजिग्नेशन आप बताओगे तो टूल डेजिग्नेशन के लिए अगर आप ASA सिस्टम में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आसानी से आपको टूल इजिली मिल जाएगा, कॉमर्शियली अवेलेबल टूल आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये टूल डेजिग्नेशन सिस्टम, टूल डेजिग्नेशन सिस्टम है, टूल की ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है। कौन सा तरीका है? ASA सिस्टम का कहलाता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन सिस्टम, जिसमें इस तरीके से आप टूल को रिप्रेजेंट करते हो। आई थिंक यहां तक सबको क्लियर। ठीक है, तो ये तो हो गया। अच्छा, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, स्टार्टिंग में क्या बताया था कि ASA सिस्टम में आप जितने भी एंगल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो वो कैसे कर रहे हो रिप्रेजेंट? आप हर एक पॉइंट पर क्या कर रहे हो? थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स के अलोंग इन सारे एक्सिस को लिया है, यानी थ्री एक्सिस थी आपके पास, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो उसी के रिस्पेक्ट में आपके पास में प्लेन्स बने और उन्हीं प्लेन्स पे आपने सारे एंगल्स को डिफाइन किया। ठीक है, अब इसका एडवांटेज क्या है इस तरह के ASA सिस्टम को लेने का? ASA सिस्टम को लेने का यही सबसे बड़ा एडवांटेज था। क्या? आपने ये देखिए सारे तरह के एंगल्स को अलग अलग रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आपने समझ लिया किसी भी टूल ज्योमेट्री को 6 एंगल और एक नोज रेडियस से रिप्रेजेंट किया जा सकता है ASA सिस्टम में। तो देखिए मैंने सारे एंगल आपको दिखा दिए, क्यों? क्योंकि सारे पॉइंट्स को आप क्या कर रहे हो? वही एक्सिस, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस आप ड्रॉ कर रहे हो, इंस्टेंट कर लो। ठीक है, और उससे आपको क्या हो रहा है? हर एक पॉइंट पर आप क्लियरली ये सारे एंगल्स को रिप्रेजेंट कर पा रहे हो। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। ये अगर किसी भी टूल की ज्योमेट्री को अगर हमें समझना है तो हम क्या करेंगे? हम ASA सिस्टम को अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि ASA सिस्टम में फायदा क्या है? आप थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस प्लेन्स के अलोंग आप सारे एंगल्स को डिफाइन कर रहे हैं, जिनकी ज्योमेट्री को स्केच करना आसान होता है, उससे आप सारी ज्योमेट्री को आसानी से देख सकते हैं। अब आपको अगर सर ये तो इसके प्लस पॉइंट हो गया, तो हमारा काम तो ASA सिस्टम से ही पूरा हो जाएगा? नहीं, देखिए ASA सिस्टम इंडस्ट्री में चल जाता है, कॉमर्शियली अवेलेबल हमारे पास जितने भी टूल्स होते हैं उनके लिए भी ASA सिस्टम चल जाता है, सक्सेसफुल होता है। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, मैंने आपको अपनी स्टार्टिंग में बताया था, मेजर कटिंग एज। इसी कटिंग एज के अलाउंग सबसे ज्यादा मेटल कटिंग का वर्क हो रहा है। किसी भी टूल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी एज है? यही है। इसी एज के अलावा आपका सबसे ज्यादा वर्क हो रहा है मेटल कटिंग ऑपरेशन। तो ऑब्वियस सी बात है, जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले रोल कर रही है वही चीज सारे पैरामीटर्स पर सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रही होगी। ठीक है, क्योंकि इस एज का 90% पार्टिसिपेशन है मेटल कटिंग ऑपरेशन में, तो यही एज जो होगी वो सबसे ज्यादा सारे मशीनिंग पैरामीटर्स और जितने भी रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं उन पर इफेक्ट डाल रही होगी। तो अगर हम इसी एज के रिस्पेक्ट में सारे एंगल्स को अगर डिफाइन करते हैं, ध्यान से फिर सुनिएगा, अगर हम इसी एज के रिस्पेक्ट में सारे एंगल्स को डिफाइन करते तो वो हमारे लिए ज्यादा फ्रूटफुल होता। अगर हम कोई नए टूल की ज्योमेट्री को डिफाइन कर रहे हो या किसी पर्टिकुलर वर्क पीस जो कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टू कट मटेरियल है
उसकी एनालिसिस हम कर रहे हैं और उसके लिए हम कोई सुटेबल टूल की ज्योमेट्री को डिफाइन कर रहे हैं, तो उस समय आपको ये देखना पड़ेगा कि मेटल कटिंग एज पर कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, और उस इफेक्ट को कम से कम मिनिमाइज करने के लिए या पॉजिटिव इफेक्ट में डालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सारी टूल की ज्योमेट्री उस मेजर कटिंग एज के रिस्पेक्ट में ही लेनी पड़ेगी। बट प्रॉब्लम क्या है कि ऐसे सिस्टम में आप तो क्या कर रहे हो, हर एक पॉइंट पर जो है वो 3 यूजुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स आपने ड्रॉ कर रखे हैं, और उसी रिस्पेक्ट में आप क्या कर रहे हैं, सारे एंगल्स को ले रहे हैं। यहाँ पर तो मेजर कटिंग एज के रिस्पेक्ट में तो है नहीं सारे एंगल्स, तो इसलिए हमें एक ऐसे सिस्टम की रिक्वायरमेंट हुई जिसमें क्या हो, सारे एंगल्स मेजर कटिंग एज के रिस्पेक्ट में। ठीक है, कॉमर्शियली अवेलेबल जिस पर रिसर्च हो चुकी है उसके लिए ये सिस्टम ठीक है, क्योंकि जो खरीदने वाला है वो भी सारे एंगल्स को समझ सकता है, और जो बेचने वाला है एज ए लेमैन, कोई किसी चीज को बेच रहा है, सेल कर रहा है इंडस्ट्री में, तो उसके लिए भी फ्रूटफुल है। बट अगर हम अपने एज ए इंजीनियर बात करें, हम एज ए साइंटिस्ट बात करें, एज ए प्रोडक्शन इंजीनियर की बात करें, या रिसर्च R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बात करें, तो वहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, हमको मेजर कटिंग एज के रिस्पेक्ट में सारे एंगल्स को डिफाइन करना पड़ेगा। तो मेजर कटिंग एज के रिस्पेक्ट में अगर सारे एंगल्स को डिफाइन करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक और टूल डेजिग्नेशन सिस्टम की ओर जाना पड़ेगा। वो दूसरा टूल डेजिग्नेशन सिस्टम कौन सा है, दैट इज ORS सिस्टम। ORS सिस्टम मींस ऑर्थोगोनल रैक सिस्टम। ORS सिस्टम मींस ऑर्थोगोनल रैक सिस्टम। तो लाइक ASA सिस्टम, ऑर्थोगोनल रैक सिस्टम में भी हमारे पास में क्या होंगे, 6 एंगल होंगे, और 7th वन क्या होगा हमारे पास में, नोज रेडियस। ठीक है, अब वो 6 एंगल कौन कौन से हैं, I, that is inclination angle, alpha, this is rack angle, theta S dash, that is side relief angle, theta E dash, that is end relief angle। ये सेम वही चल रहा है जो कि ASA में चल रहा है। ठीक है, बस वहां पर अल्फा B और अल्फा S से आपने उन चीजों को डिसइंटीग्रेट किया था, यहाँ पर सिंपल अल्फा है, that is rack angle। ठीक, CE like CE एंड कटिंग एज एंगल, लैम्डा ये नया एंगल है, इसे हम लोग बोलते हैं अप्रोच एंगल। अप्रोच एंगल्स, ठीक है, अप्रोच एंगल लैम्डा बोलते हैं, इसे प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल बोलते हैं। ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, लैम्डा हमारे पास में अप्रोच एंगल, या और यू कैन से दैट प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल। एंड द लास्ट वन दैट इज नोज रेडियस, जैसे कि हमारे ASA सिस्टम। ठीक है, तो ये हमारे पास में कौन सा सिस्टम हुआ, ORS ऑर्थोगोनल रैक सिस्टम हुआ। अब इसके भी कुछ अपने मेरिट्स हैं और कुछ डीमेरिट्स हैं। मेरिट्स तो हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया, एडवांटेज हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। क्या एडवांटेज था हमारे पास में, कि अगर हम रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्शन पे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मेजर कटिंग एज के रिस्पेक्ट में ही सारे एंगल्स को डिफाइन करना चाहेंगे। तो सारे एंगल्स को आप मेजर कटिंग एज के रिस्पेक्ट में अगर आप डिफाइन कर रहे हैं, क्यों डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि मेजर कटिंग एज अगर हमारी डिफॉर्म हो रही है, तो सारे एंगल्स भी उस डिफॉर्मेशन को क्या करने पड़ेंगे, कम करने के लिए उसी एंगल्स पर आपको फैब्रिकेट करने पड़ेंगे, जिससे कि मेजर कटिंग एज का डिफॉर्मेशन क्या हो, मिनिमम से मिनिमम हो ड्यूरिंग मशीनिंग ऑन डिफिकल्ट कट टू मटेरियल। तो उस कंडीशन में आपको ये सिस्टम की रिक्वायरमेंट होगी। बट अगर आप इसको इसी तरीके से टूल ज्योमेट्री बना के आप डिफाइन करना चाहें कि भाई आई कहां पर आ रहा है, अल्फा कहां पे आ रहा है, थीटा एस कहां पर आ रहा है, थीटा ई पे आ रहा है, तो आप खुद सोचिए, ये सारे एंगल सिर्फ केवल इस एज पर, इस एज के रिस्पेक्ट में, ये सारे केवल इसी एज के रिस्पेक्ट में दिखाना कितना डिफिकल्ट होगा। ना किसी कोई दिखाने में भी प्रॉब्लम है, और दूसरी बात क्या है, उसको समझने में भी प्रॉब्लम। तो वही चीज है जो ASA सिस्टम की ब्यूटी थी। What is ASA system beauty? The beauty of ASA system is that we can sketch all types of angle in a very easy manner, and it is very easy to understand all angles in ASA system. ठीक है, ASA सिस्टम में ये सारे एंगल्स को स्केच करना और उसकी एनालिसिस करना बहुत ज्यादा आसान होता है। बट अगर आप ORS सिस्टम में बात करो, तो ORS सिस्टम में एनालिसिस पोर्शन तो आपका इजी हो गया, बट
यहाँ पर क्या होगा, उसको स्केच करके समझना, अंडरस्टैंड करना बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि केवल एक कटिंग एज के रिस्पेक्ट में सारे एंगल्स को बताएंगे। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारे पास में ESA सिस्टम, ORS सिस्टम हुए, ये किस चीज के लिए हो गया, टूल डेजिग्नेशन सिस्टम है। अब आप ये कहेंगे सर मान लीजिए हम कोई नए टूल को किसी डिफिकल्ट टू कट मटेरियल के लिए हम किसी टूल पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, हम उस टूल की ज्योमेट्री निकालना चाहते हैं। तो हमने स्टार्टिंग में तो कहा कि ठीक है ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्शन में है, तो हम ORS सिस्टम को अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है, और हमने ORS ऑर्थोगोनल रेक्ट सिस्टम पर डिपेंडेंट होकर मेजर कटिंग एज के रिस्पेक्ट में वो सारे एंगल्स निकाले अपनी एनालिसिस में, जिससे कि मेजर कटिंग एज में डिफॉर्मेशन मिनिमम से मिनिमम, उससे टूल की लाइफ बढ़ेगी और आसानी से आप मटेरियल को करते पाओगे। तो हमने पूरा रिसर्च करके वो सारे टूल एंगल्स निकाल दिए, लेकिन वो सारे एंगल्स तो ORS सिस्टम में होंगे, और जब हम उस नए टूल को मार्केट में लॉन्च करना चाहेंगे या इंडस्ट्री में हम सेल आउट करना चाहेंगे, तो वहां पर तो ज्यादा से ज्यादा लोग ESA सिस्टम समझते हैं, तो हम कैसे अपने ORS सिस्टम से ESA सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे? तो ये पॉसिबल है। आप अगर सारे एंगल्स को ORS सिस्टम में लेके आते हो तो ORS सिस्टम से हम ESA सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए एक कन्वर्जन मैट्रिक्स बनती है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, ORS वाले एंगल्स को हम ESA वाले एंगल्स में कन्वर्ट कर पाएंगे। ये दोनों तरफ से, ESA से भी आप ORS में कन्वर्ट कर सकते हो, ORS से भी आप ESA में कन्वर्ट कर सकते हो। तो उसके जो मैट्रिक्स है उसको मैं आपको अभी ड्रॉ करके बता दे रहा हूं, जिससे कि आप लोग कन्वर्जन भी कर पाएंगे। ठीक है, देखिए अभी हम लोगों ने ESA सिस्टम और ORS सिस्टम को जो स्टडी किया है, तो अब यहाँ पे जब कन्वर्जन की बात है, हम ये चाहते हैं कि ESA सिस्टम से हम ORS सिस्टम के एंगल्स को निकाल पाए और ORS सिस्टम से हम क्या करें, ESA सिस्टम के एंगल्स को निकाल पाए। तो ये कन्वर्जन मैट्रिक्स है, आप ध्यान से देखिए, जो पहला मैंने लिखा हुआ है tan I tan alpha that is equal to sin lambda minus cos lambda sin lambda tan alpha b and tan alpha s। अब अगर आप ध्यान से अगर इसको देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा, I अल्फा और ये लैम्डा, ये हमारे किस में आ रहे थे, ये हमारे ORS सिस्टम में आ रहे थे। I हमारे पास में क्या था, इंक्लिनेशन एंगल, अल्फा हमारे पास में क्या था, रैक एंगल, लैम्डा हमारे पास में क्या था, अप्रोच एंगल। तो ये जो एंगल आपको तीन दिख रहे हैं, I अल्फा और लैम्डा, ये तो हमारे किस में थे, ORS सिस्टम में थे। ठीक, और इधर देखिए अल्फा बी और अल्फा एस हमारे पास किसमें था, अल्फा बी और अल्फा एस हमारा ESA सिस्टम में था। क्या था अल्फा बी, दैट इज बैक रैक एंगल, और अल्फा एस हमारे पास में क्या था, दैट इज साइड रैक। तो आप ये देख रख सकते हो कि इसमें एक रिलेशन ये दिया हुआ है, जिसमें किसके किसके बीच में रिलेशन बन रहा है, ESA और ORS सिस्टम। सेकंड वन में आप ध्यान से देखें, इसी को अगर हम लोग मॉडिफाई करें तो सेकंड टर्म में इसको मॉडिफिकेशन के बाद अगर आप लिख रहे हैं तो इधर की साइड में देखिए हमारे पास में क्या है, ESA सिस्टम है, और ये वाला क्या है हमारे पास में, ORS सिस्टम। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये कन्वर्जन है ESA टू ORS सिस्टम। ठीक है, देखिए बैक रैक एंगल, साइड रैक एंगल, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड में रखा हुआ है, ये ESA सिस्टम के है, और लैम्डा और I और अल्फा ये सारे हमारे किसमें हो, ORS सिस्टम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ESA टू ORS सिस्टम है, बैक रैक एंगल और साइड रैक एंगल से। सेकेंड वन हमारे पास में क्या है, यहाँ पर भी देखिए ESA टू ORS में दिया हुआ है, साइड रिलीफ एंगल और एंड रिलीफ एंगल से। आप यहाँ पर देखिए ये थीटा एस डैश और थीटा एस डैश ई, ये आपका ORS सिस्टम में साइड रिलीफ एंगल और एंड रिलीफ एंगल है। ठीक है, तो उनके बीच में कन्वर्जन रिलेशनशिप है। और इसी तरीके से यहाँ पे क्या, यहाँ पे ये ORS सिस्टम का दिया हुआ है, जैसे कि फर्स्ट वन में दिया था, उससे ही कन्वर्जन है। तो इन कन्वर्जन मैट्रिक्स के थ्रू आप ESA से ORS या ORS से आप ESA में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और जो टर्म आ रहा था, ये लैम्डा। ठीक है, अगर लैम्डा को आप ESA सिस्टम से कन्वर्ट करना चाहते हैं तो लैम्डा को आप इक्वेट कर सकते हैं एंड कटिंग से, तो उसके सॉरी साइड कटिंग से। तो उसके लिए क्या रिलेशन बन रहा है, मैं लिख के दे रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा नोट, अगर लैम्डा से आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, लैम्डा हमारे पास में क्या था, अप्रोच एंगल, तो लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, 90 माइनस CS। लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, 90 माइनस CS।
ठीक है। सी एस हमारे पास क्या था, सी एस एंगल कहां पे था, सी एस एंगल हमारे पास में था ए एस ए सिस्टम में, कौन सा था, दैट इज साइड कटिंग एज एंगल। सी एस क्या था, साइड कटिंग एज एंगल था। तो लैम्डा हमारे पास में ओ आर एस सिस्टम का एंगल था, तो लैम्डा इक्वल टू आप 90 माइनस सी एस करोगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, लैम्डा और सी एस अगर आपके पास में गिवन है तो आप क्रॉस एंगल निकाल पाओगे ओ आर एस सिस्टम का। या अगर आप इसको उल्टा करना चाहो, आपके पास में फ्रोस्ट एंगल दिया हुआ है तो आप सी एस की वैल्यू निकाल सकते हो जो कि ए एस ए सिस्टम। ठीक। इसके अलावा अगर आप नोज रेडियस की बात करिए, ठीक है, नोज रेडियस आर ये क्या होती है, सेम होती है एएसए एंड ओआरएस में, ठीक है। एएसए और ओआरएस दोनों तरह के सिस्टम में जो टूल की नोज रेडियस होगी वो क्या आएगी, सेम आएगी। देखिए उसमें भी लास्ट में लिखा रहता था, इसमें भी लास्ट में लिखा रहता था आर, तो वो दोनों के में आर की वैल्यू सेम रहेगी। और जो एंड कटिंग एज एंगल सीई, ठीक है, एंड कटिंग एज एंगल भी दोनों के लिए क्या होगा, सेम। सीई की वैल्यू भी क्या होगी, दोनों सिस्टम में सेम होगी। बाकी जो एंगल्स आपके वेरी कर रहे हैं उनके लिए ये रिलेशनशिप है, जिससे कि आप ये इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपके जो टूल ज्योमेट्री का टर्म था उसके बारे में मैंने आपको समझाया कि यहाँ पर दो तरह के सिस्टम है, एक हमारे पास में एएसए सिस्टम है, एक हमारे पास में ओआरएस सिस्टम है। दोनों को आप दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों के डिफरेंस बेसिकली क्या है, जो एंगल्स आप निकाल रहे हो, जो उसका मेजरमेंट कर रहे हो, उनका डिफरेंस है। ओआरएस सिस्टम में आप क्या कर रहे हो, सारे मेजर कटिंग एज के रिस्पेक्ट में सारे एंगल्स को मेजरमेंट कर रहे हो, जबकि एएसए सिस्टम में क्या है, वो सारे एंगल्स भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स के अराउंड आपने दिए हुए हैं, ठीक है। और उनके लिए क्या क्या सिस्टम है, क्या कन्वर्जन है, वो हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये देखेंगे कि जो एएसए सिस्टम में हमने डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स लिए हुए हैं उससे उनको बढ़ाने या घटाने से, जैसे कि बैक रैक एंगल था, बैक रैक एंगल की वैल्यू को हम लोग पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं, उसकी वैल्यू को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, ठीक है। तो उन अल्फा बी या अल्फा एस या थीटा ई या थीटा एस की वैल्यूज में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग करने से, उनकी वैल्यू को चेंज करने से क्या इफेक्ट पड़ता है, किस टाइप के मटेरियल के लिए आप बैक रैक एंगल की वैल्यू को ज्यादा रखते हो, किस टाइप के बैक रैक एंगल के लिए वैल्यू को आप जीरो रखते हो, किस टाइप की वैल्यू के लिए आप नेगेटिव रखते हो, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि जो एंगल की वैल्यू को आप बढ़ा रहे हो घटा रहे हो, ये ना केवल वर्कपीस की प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है, बट इट ऑल्सो डैमेज और इम्प्रूव टूल लाइफ ऑफ द कटिंग टूल, है ना। ये टूल लाइफ को भी ये अफेक्टेड करता है, उसकी टूल लाइफ को भी बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, टूल की स्ट्रेंथ को भी बढ़ा सकता है और घटा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू।